ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आप कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाएंगे और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई, हमारा जितना भी हमने पहले पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी पिछली क्लास में, उस सब के बारे में हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है व्हाई डज मलेरिया अकर, मलेरिया कैसे होता है और क्यों होता है, ये हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जितना हमारा नॉलेज था उस नॉलेज के मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना, और मैंने रिकॉग्नाइज़ कर ली व्हाई डज मलेरिया अकर। अब हम बनाएंगे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, जिनको बनाने में आप लोग भी मेरी हेल्प करोगे। हमने जो जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की उन सब की बेस पे हम अपने ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। जैसे कि पहले हमने देखा कि लोग समझा करते थे कि मार्शी एरियाज़ का पानी की वजह से हवा गंदी हो जाती है और इस वजह से मलेरिया होता है। तो लेकिन ना कुछ लोगों ने पानी पिया और उन्होंने प्रूव किया कि हवा की वजह से मलेरिया नहीं होता। लेकिन अभी भी एक चीज़ यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया का मार्शी एरियाज़ के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ लाजमी था, क्योंकि ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती थी जो कि गंदे पानी वाले इलाकों में रहते थे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई ताल्लुक़ है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, क्योंकि गंदे पानी वाले इलाकों वाले लोगों को ज़्यादा मलेरिया होता था। सेकेंडली हमने ये देखा कि इवन ड्रिंकिंग, इन इलाकों का गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे। फिर ये देखा गया कि जिन लोगों ने क्विनीन इस्तेमाल की, सिनकोना की छाल इस्तेमाल की, वो मलेरिया से ठीक हो गए। तो क्विनीन वाज द इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए क्विनीन एक अच्छा ट्रीटमेंट था। और फिर बाद में ये भी देखा गया कि मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो उनके ब्लड में हमें, मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। तो ये चार हमारे ऑब्जर्वेशन थे। अब इनकी बेस पे हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हाइपोथेसिस हमारे पास ऑब्जर्वेशन की एक एक्सप्लेनेशन होती है। तो हम एक्सप्लेनेशन बना देते हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इन सारे ऑब्जर्वेशन से हमें ये चीज़ मिली, या हम कहते हैं मलेरिया अकर्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो दो हमने हाइपोथेसिस बना ली। अब हमें हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, लेकिन ये आंसर हमारे पास एक इलॉजिकल, एक टेंटेटिव आंसर है, क्योंकि आपको पता है हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव होती है जो गलत साबित की जा सकती है। अब हम डिडक्शन बनाएंगे, क्योंकि डिडक्शन में हम हाइपोथेसिस में कोई ना कोई लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम इफ़ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिडक्शन बनाई है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट मस्ट कंटेन प्लाज्मोडियम। तो मैंने लॉजिकली इसी बात को लिखा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो मलेरिया पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम नज़र आएगा। तो ये हमने इसी बात को दूसरे वर्ड्स में लिख लिया है, ये हमारी डिडक्शन बन गई। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हमारा अगला स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। कंट्रोल ग्रुप में हमने 100 हेल्थी लोगों का ब्लड लिया। आपको पता, कंट्रोल ग्रुप में हम हेल्थी लोगों को लेते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया। और इन सब के ब्लड को हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला जो कि हेल्थी पर्सन के ब्लड था, उनमें से जो मलेरियल पेशेंट का ब्लड था उनमें सब के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया, जबकि जो हेल्थी लोग थे उनमें से हमें 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम नज़र आया। खैर, अब तक हमारी डिडक्शन तो ये थी कि अगर कोई इंसान जिसको मलेरिया हुआ है तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो जो 7 हेल्थी लोग हैं इनके ब्लड में भी मलेरिया, हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। खैर, इस बात को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों है, इसकी रीज़न एंड पर मैं आपको बताऊंगा। अब हमने अगला स्टेप होता है समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट। हम अपने रिजल्ट्स को समराइज़ करते हैं। किस तरह समराइज़ करते हैं? डाटा ऑर्गेनाइज़ करके। तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाटा ऑर्गेनाइज़ किया। कंट्रोल ग्रुप मैंने लिखा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल पेशेंट्स हैविंग प्लाज्मोडियम पेशेंट। तो ये हमने यहाँ पर हमने डाटा ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे पास कंट्रोल ग्रुप में 100 लोग थे, जिनमें से हमारे पास 7 लोगों के ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। एक्सपेरिमेंटल में भी हमारे पास 100 लोग थे और 100 के ही ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया। अब हम इनके रिज़ल्ट्स निकालेंगे। ये मैं इनके रिज़ल्ट्स में का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। रिज़ल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अब ये 7 लोग जो है इनको मलेरिया नहीं था, और ये जो 100 लोग थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, इनको मलेरिया था। तो ये हमने रिज़ल्ट्स निकाले हैं। अब इसके बाद साइंटिस्ट अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करता है, जिसको रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट कहा जाता है, और इस तरह ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कहानी में, एक ट्विस्ट था, वो ये था कि ये 7 लोग जिनको मलेरिया हुआ, जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था और उनको मलेरिया नहीं था, ये 7 लोग कौन थे और क्या था ये सीन। तो पता चला कि असल में एक पीरियड होता है जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये वो टाइम होता है जब कोई भी बीमारी फैलाने वाला जरासीम किसी भी जानदार के बॉडी में एंटर होता है और बीमारी फैलाने तक का टाइम होता है ये। तो इस टाइम में थे वो लोग, इंक्यूबेशन पीरियड में थे वो लोग। तो ये टाइम, द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैरासाइट, बीमारी फैलाने वाले जरासीम के बॉडी में एंट्री से लेकर इन द होस्ट के जिस्म में, एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, और अलामात आने तक का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं। आपको पता है कोरोना वायरस भी जब इंसान के बॉडी में एंटर होता है तो 14 दिन बाद सिम्टम्स आती है, उसमें इंसान को बीमारी होती है। तो इस तरह हर बीमारी में ऐसा होता है। तो अब हमें ये पता चला कि हमने जो रीज़न बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसकी हमारे पास जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, ये वाली हाइपोथेसिस, ये सही साबित हो गई है। तो आपको पता है ऐसा हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में या तो हाइपोथेसिस सही साबित होगी या तो गलत साबित होगी। अगर गलत साबित होती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अगर सही साबित हो जाए तो ऐसी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये हाइपोथेसिस हमें मज़ीद केसेस सॉल्व करने में, मज़ीद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो अभी हमें तो ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है कि ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लाज्मोडियम कहाँ से आया।